गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस किसके बारे में करने जा रहे हैं? अबाउट द स्टैंडिंग ऑफ बैक्टीरिया। हालांकि अपने लास्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया था। जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या था, कैसे करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन सिंथेसिस में, कैसे करके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिपिड और स्टेरॉइडल हार्मोन में रोल प्ले करते थे, ये हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स जिस चीज को अपन क्या कह रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो यहां पे आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया के बारे में। और ये प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया में यह ऑब्जर्व किया जाएगा कि बैक्टीरिया का स्टेनिंग किस टाइप में होता है। हालांकि आपको पता होना चाहिए जो स्टेन का मतलब क्या होता है कि अब समझो एक जैसे ये मार्कर के अंदर कलर डालते हैं इंक, एक्चुअल में किसी भी एक्सपेरिमेंट में और लेबोरेटरीज में बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखने से पहले उस पर एक कलर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डाला जाता है जो बैक्टीरिया को कलर कर देता है, जिससे हमें माइक्रोस्कोप में देखने में आसानी पड़ती है। और वही कलर कॉम्प्लेक्स को अपन क्या कहते हैं? स्टेन कहते हैं। सो जो स्टेन फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया गया था वो डिस्कवर्ड किया गया था कौन साइंटिस्ट से? तो बाय सी ग्राम। सी ग्राम ने स्टेन बनाया और इसी का नाम अपने ऊपर रखा और ये स्टेन का नाम क्या रखा? ग्राम स्टेन रखा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब बैक्टीरिया इसमें ये होता क्या है? मान लो ये वॉच ग्लास है या पेट्री डिश कह लो, इसके अंदर जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी को अपन क्या कहते हैं? बैक्टीरियल स्मीयर कहते हैं। अब इसके अंदर क्या किया गया? एयर ड्राई कर दिया गया, मतलब हवा में रख करके सुखा दिया गया। सुखाने के बाद क्रिस्टल वॉयलेट, ये भी एक टाइप का स्टेनिंग पिगमेंट है, क्रिस्टल वॉयलेट के साथ यहां पर क्या किया गया? क्रिस्टल वॉयलेट ड्रॉप किया गया। जब क्रिस्टल वॉयलेट ड्रॉप किया गया, जिसे जेनिसल वॉयलेट भी कहते हैं, तकरीबन 30 सेकेंड तक इस क्रिस्टल वॉयलेट से इसे स्टेन किया गया। उसके बाद क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन यानी 0.5% ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन से इसे वॉश कर दिया गया, धो दिया गया। धोने के बाद अगेन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन बना। इस चीज का दूसरा नाम क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब जरा देख लेना, इसके फर्दर ये क्या किए? ट्रीट किए किसके साथ? अल्कोहल के साथ ट्रीट किए। अल्कोहल के साथ ट्रीट करने के बाद अब बैक्टीरिया का 2 कंपाउंड प्रोड्यूस हो गया। यानी पहले बैक्टीरिया वो थे जिसमें स्टेन प्रेजेंट नहीं था, जिसे अपन क्या कह रहे थे? डी स्टेन कह रहे थे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में स्टेन प्रेजेंट था। स्टेन का मतलब कलर प्रेजेंट थे। यानी कुछ बैक्टीरिया कलर दे रहे थे, कुछ बैक्टीरिया कलर नहीं दे रहे थे। सो जो बैक्टीरिया कलर नहीं दे रहे थे वो बेसिकली फर्दर एक ऑरेंज कलर का सब्सटेंस होता है जो भी स्टेनिंग के तौर पे काम करते हैं, वो था सेफ्रोनिन। ये सेफ्रोनिन से बेसिकली बैक्टीरिया को दिया गया तो बैक्टीरिया पिंक कलर ऑब्जर्व किया गया, ना कि बैक्टीरिया वॉयलेट कलर पे आया। ये जो पिंक कलर का बैक्टीरिया सेफ्रोनिन के वजह से हुआ, इस चीज को अपन कहेंगे ग्राम निगेटिव। लेकिन जो बैक्टीरिया स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स के बाद कलर शो करना शुरू कर दिया, उस टाइप के बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहेंगे। ये एक लैब के मेथड है जो मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया। जब आप लैब में जाओगे तो इसका बेसिकली क्या करोगे? प्रैक्टिकल स्टडी करोगे। जब प्रैक्टिकल स्टडी करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको पता चलेगा कि ये प्रैक्टिकल स्टडीज में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, अपने सेकंड ऑर्गेनल्स पे, जिसे अपन क्या कहते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मैंने बताया था कल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसे अपन ट्रैफिक पुलिस या फिर पोस्टमैन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। कारण इसका मोस्ट ऑफ द काम क्या रहता है कि किसी भी चीज को पैक करना, पैक करने के बाद क्या कर देना? आगे की ओर दूसरे इंट्रासेलुलर एक्सचेंज के लिए ट्रांसपोर्ट कर देना। सो स्टूडेंट याद रखिएगा, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो डिस्कवर्ड किया गया था कैमेलो गोल्गी से। ये 1898 में डिस्कवर हुआ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। प्लस इसमें यह कहा गया
कि इसमें डेंसली रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। कारण न्यूक्लियस जो भी चीज प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट्स, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, आगे की ओर मूव करेगा और आगे की ओर फॉरवर्ड करेगा। यानी डेंसली रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट होगा और नियर द न्यूक्लियस की ओर मूव करेगा। अब याद रख लेना, इसे अपन ऑल्सो दो नाम देते हैं। पहला नाम देते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया, यानी लाइपोकॉन्ड्रिया वो होता है जिसमें लिपिड बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होता है। लिपिड आप सिंपल अगर समझो तो फैट्स होता है, या फिर तेल वगैरह कह सकते हो नॉर्मल टर्म में, उसे अपन लिपिड कहते हैं। जबकि प्लांट में इसे क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम्स कहते हैं। यही कारण कि प्लांट के गोल्गी बॉडीज का नाम क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि गोल्गी बॉडीज के 3 ही कंपोनेंट होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था। क्या क्या बोला था, पहला सिस्टर्ने, बिल्कुल एकदम फैले स्ट्रक्चर सिस्टर्ने होते हैं। फिर होता है वेसिकल्स, वेसिकल्स बेसिकली कैसे होते हैं, बॉल के जैसे होते हैं। और उसके बाद होता है ट्यूब्यूल्स, ट्यूब के जैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स जो होते हैं यही 3 स्ट्रक्चर से बने रहते हैं, सिस्टर्ने, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। सो याद रखना, प्लांट के गोल्गी बॉडीज का नाम क्या है, दैट इज डिक्टियोसोम। सिंपली कि गोल्गी बॉडीज नॉट सराउंडेड बाय एनी ऑर्गेनल्स, मतलब कि गोल्गी बॉडीज एक ऐसा ऑर्गेनल्स होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनल से सराउंड नहीं रहता है, क्योंकि वो जस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट होता है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट रहा तो ये इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, दैट इज गोल्गी ग्राउंड सैक पड़ा, और दूसरा जोन ऑफ एक्सक्लूजन पड़ा। जोन ऑफ एक्सक्लूजन इसके नेचर से पड़ा, यानी वो क्या कर रहा था, एक्सक्लूड कर रहा था। और एक्सक्लूड का मतलब हो रहा था कि वो किसी भी पैक सब्सटेंस को बाहर भेज रहा था। सो स्टूडेंट्स, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये स्ट्रक्चर जो है, ये गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर। जरा देखो यहां पर कि जब ये गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर रहा तो गोल्गी बॉडीज जनरली क्या है, ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होने के बाद मैंने अभी ही जस्ट बताया कि इसके 3 फेस होते हैं, और सॉरी 3 स्ट्रक्चर होते हैं जिससे कि गोल्गी बॉडीज बनता है। पहला स्ट्रक्चर जिस चीज को अपन सिंपली क्या कहते हैं, सिस्टर्ने कहते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर जिस चीज को अपन वेसिकल्स कहते हैं, वेसिकल्स बॉल शेप का होता है। प्लस उसके बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये तो 3 स्ट्रक्चर हो गया। प्लस यहां पर आप देखो कि जो सिस्टर्ने फेस है, और इस सिस्टर्ने रीजन पे ये जो सेंट्रली नोड्स लाइक स्ट्रक्चर, ये डेंस ओपेक स्ट्रक्चर होता है और डेंस ओपेक लाइक सब्सटेंस होता है। स्टूडेंट्स, ये जो ओपेक लाइक सब्सटेंस है, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में वो सारे सब्सटेंस है जो पैकिंग होने के लिए क्या होते हैं, गोल्गी बॉडीज के पास आते हैं। जैसे न्यूक्लियस ने उसे प्रिपेयर किया प्रोटीन वगैरह को। आप आगे चल करके जानना कि किस टाइप में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन वगैरह है जो एसोसिएट होते हैं, फॉर्म करते हैं। फॉर्म करने के बाद वो इजी तरीके से एंटर होते हैं और गोल्गी बॉडीज में आकर के पैक होते हैं। पैक का मतलब आप जान लो कि कभी भी कुरियर या फिर आप अमेजोन से कोई भी पैकेज या सब्सटेंस आप मंगवाए होगे तो देखना वो मल्टीपल रैप आउट रहता है और पैक्ड होता है। सेम वही काम क्या रहता है कि गोल्गी बॉडीज पैक करता है, ताकि कभी भी इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज हो तो वो इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज में बेसिकली काफी अच्छा रोल प्ले कर सके, टूटे नहीं, फटे नहीं, इजी तरीके से वो मूव कर सके स्टूडेंट्स। सो यहां पे समझना, इसके 2 फेस होते हैं। पहला फेस होता है ट्रांस फेस, दूसरा फेस होता है सिस फेस। अब कंपोनेंट देखा जाए, कंपोनेंट में देखो सिस्टर्ने है, फ्लैट डिस्क लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक का मतलब कोथड़ी कहते हैं, प्लास्टिक बैग्स। डायमीटर जो इसकी होती है वो होती है 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक, और प्रेजेंट कहां पर होता है, मल्टीपल और न्यूमेरस सब्सटेंस पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस सिस्टर्ने में सबसे पहला क्या होता है, सिस फेस होता है, जिस फेस का नाम अपन क्या देते हैं, कॉन्वेक्स फेस देते हैं। कॉन्वेक्स फेस पे देख लेना टुवार्ड कहां पे प्रेजेंट होता है, तो दैट इज न्यूक्लियोलस पे प्रेजेंट होता है। यस स्टूडेंट, ये टुवार्ड द न्यूक्लियोलस पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉर्मिंग फेस। क्यों, क्योंकि ये फॉर्म करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी जगह पे सारे कंपोनेंट आते हैं, मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं, फॉर्म करने के बाद आगे की ओर मूव करते हैं।
नेक्स्ट आता है दैट इज ट्रांसफेस। ट्रांसफेस एक्चुअल में कैसा हो गया, दैट इज कॉन्केव फेस हो गया। कॉन्केव फेस में मतलब अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोलस। वेट अ मिनट, आई होप मैंने उल्टा लिख दिया, ये सही है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोलस। क्लियर है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है, कोई डाउट नहीं। अब जरा देखा जाए अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोलस, यानी ये देखो न्यूक्लियोलस इधर रहेगा, न्यूक्लियस, और अवे है ना, तो दैट इज द ट्रांसफेस। मतलब कि यहां पर देखो सिस फेस में कोई भी एंटर होगा सब्सटेंस, पैक होगा, पैक होने के बाद अब ट्रांसफेस से ये जो नॉड्यूल्स है ये मल्टीपल लेयर में एनरीच होकर के वो क्या करेगा, पास करेगा किधर की ओर, ट्रांसफेस की ओर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब जो आया सेकंड आता है टिब्यूल्स। ये सारे दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसे टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये टिब्यूल स्ट्रक्चर आपको पहले देखो ब्रांच दिख रहा होगा, इररेगुलर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, सिस्टर्ने के साथ एसोसिएट कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, दैट इज थर्ड वन, वेसिकल्स जिसे कहते हैं। ये वेसिकल्स में बेसिकली स्फेरिकल बॉडी होता है, आप देख लो स्फेरिकल बॉडीज है। ट्रांजिशनल वेसिकल्स भी इसका नाम कह सकते हैं, या फिर ट्रांजिशनल वेसिकल्स भी इसे कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, सिक्रीटरी बॉडीज होता है, और क्या फॉर्म करता है, फॉर्म करता है वेसिकल्स। सो स्टूडेंट्स, यहां पे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ सिस्टर्न। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज के जनरली फंक्शंस है क्या, हालांकि जब देखा जाए तो पहला जो फंक्शंस आता है गोल्गी बॉडीज का वो ये आता है कि सेल के सिक्रीशंस में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी सेल जब सिक्रीट करता है कोई भी सब्सटेंस का तो वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल गोल्गी बॉडीज का होता है। कैसे, जरा देखें। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करता है कोई भी सब्सटेंस, वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एंटर करता है और किस फेस पे जाता है, सिस्टर्ने पे जाता है। सिस्टर्ने पे जाने के बाद सिस फेस में एंटर होता है। अब सिस फेस में एंटर होने के बाद अब उसकी पैकेजिंग स्टार्ट होगी, मल्टीपल रैपिंग स्टार्ट हो गया, इस टाइप के प्रोसेस और एंटायर इवेंट हो गए। नेक्स्ट सेकंड, दैट इज सिक्रीटरी सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, और ये ऑटोमेटिक क्या चीज है, केमिकल फॉर्म पे है। और यही सिक्रीटरी सब्सटेंस आगे चल करके मॉडिफाइड होते हैं दो इवेंट पे। पहला इवेंट को ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन। दूसरा होता है ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइडेशन में क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ग्लूकोज प्लस लिपिड के फॉर्म पे सिक्रीटरी सब्सटेंस एज अ केमिकल बनाता है। नेक्स्ट, अब क्या है कि जब ये दोनों बन गए तब केमिकल मॉडिफिकेशन होगा, यानी केमिकल मॉडिफाइड और कन्वर्ट किसमें होगा, वेसिकल्स में होगा। यानी अब छोटे छोटे बॉल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज द वेसिकल्स। अब यही वेसिकल्स एक्चुअल में क्या हो जाएंगे, पिंच ऑफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये पिंच ऑफ हो जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब ये तो तीन इवेंट रहा, ये सेल सिक्रीशन का रहा, यानी सेल किस टाइप में सिक्रीट करेगा, तीन इवेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज सब्सटेंस, secretory substance as a chemical, और फाइनली केमिकल मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकंड होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। थर्ड होता है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, यानी सेल वॉल का सिंथेसिस करना। क्यों, क्योंकि अब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि सेल वॉल में बेसिकली वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फोर्थ, दैट इज सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन क्या होता है, ये एक्चुअल में सेल का प्लेट फॉर्म करता है, और ये कब होता है, जब सेल डिवीजन लीड करता है। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि जब सेल आपस में डिवाइड होते हैं, विभाजित होते हैं। जब डिवाइड होंगे न्यू सेल्स बनेंगे, यानी एक से लेकर के दो से लेकर के चार, तो उस समय यही गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल प्लेट फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मेशन करता है एक्रोसोम। एक्रोसोम हेड होता है, और ये एक्रोसोम्स में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो स्पर्म, जिसे शुक्राणु कहते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। अब कहां पर, ये देख लो भाई, हालांकि ये तो दिखने में कुछ ऐसा होता है, इसे भाला ना समझे, है ना, ऐसा ना समझे कि युधिष्ठिर का भाला है,
जो काम चल जाएगा, है ना। इसे अपन स्पर्म समझेंगे और स्पर्म भी देखेंगे। अब ये जरा देखो, यहां पे प्रेजेंट जो होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, एक्रोजोम होता है। ये एक्रोजोम एंजाइम जैसे ही ओवम के पास आता है ये एक्रोजोम में रिलीज होता है, और ओवम जो क्या कहते हैं आप, अंडकोश कहते हो जिसे, वो अंडकोश में ये एंटर होता है। एंटर होने के बाद जाकर के क्या करता है, रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद तब जाकर के भ्रूण का फॉर्मेशन होता है, यानी जाइगोट फॉर्मेशन लीड होता है। अब ये रहा, इस जगह पे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं किसे, स्पर्म को स्विम करने का। ये स्पर्म का टेल रहा और ये स्पर्म का हेड रहा, और यहां पर स्पर्म का हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज न्यूक्लियस रहा। सो स्टूडेंट्स, ये सारे फंक्शंस किसके हो गए, ये सारे फंक्शंस गोल्गी बॉडीज के हो गए। सो आपको यहीं तक ये गोल्गी बॉडीज, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक ऑर्गेनल्स ही आपको मैं पढ़ाऊं। हालांकि मेरे पास टाइम बहुत है, मैं चाहूं तो आपको एक दिन में 2-2 ऑर्गेनल्स, 3-3 ऑर्गेनल्स पढ़ा दूं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है कि मैं एक ऑर्गेनल्स को बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं, साथ साथ आपको एनसीईआरटी में पढ़ने का बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरेस्ट डेवलप हो। और याद रखिए कि एनसीईआरटी नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके वजह से हमारे मार्क्स वगैरह सब आएंगे। सो स्टूडेंट्स, जितनी पैरामीटर्स पे नीट क्वेश्चन पूछ सकता है उतनी पैरामीटर्स को मैं पढ़ा दे रहा हूं। सो आप, उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, एनसीईआरटी को क्लीन एंड क्लियर शॉर्ट पे बात करोगे। अगर इन केस कोई डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सकते हो और डाउट पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।